बी एजुकेशन सेमेस्टर 6 पेपर 3 MCQ पार्ट 2 है। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 51 तक बनाए हैं क्वेश्चन। ये लेक्चर 20 है। पहला क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 21 है, इनोवेशन इन एजुकेशन कह लीजिए या न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। इस पेपर का नाम है। मुक्त अधिगम की परिस्थितियां लचीली, स्वतंत्र व स्वच्छंद होती हैं। छात्र अपनी इच्छा व कार्यक्षमता के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन R.A. शर्मा का है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 22nd क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा किन रूपों में संचालित की जाती है? पत्राचार कार्यक्रम के रूप में, मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में, शैक्षिक दूरदर्शन के रूप में, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है। श्रव्य, दृश्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रांसिस W. नील का है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। उनका आपस में सीधा या प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता अथवा न्यूनतम रहता है। ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक एक जगह है और शिक्षार्थी दूसरी जगह, कभी कभी बहुत दूर हो सकता है, एक देश और दूसरा देश हो सकता है, तो इसलिए संपर्क नहीं होता आपस में। क्वेश्चन नंबर 25, परंपरागत शिक्षा प्रणाली कक्षा शिक्षण की प्रणाली है, परंतु दूरस्थ शिक्षा जन शिक्षण या मास एजुकेशन की प्रणाली है। ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य किस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है? तो इसका सही आंसर है दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली या दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में सुधार करना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विजिटर निम्न में से कौन होता है? करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, इसलिए ए सही ऑप्शन है। विजिटर जो होता है राष्ट्रपति होता है। ये कुछ जनरल क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा से, इस पेपर से रिलेटेड, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का व्ययभार कौन सा मंत्रालय या संस्था वहन करता है? इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय वहन करता है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की आयु सीमा क्या है? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें प्रवेश पा सकता है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों के शिक्षकों को क्या कहते हैं? तो इनको परामर्शदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पत्राचार शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत सन 1956 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है जर्मनी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में पत्राचार शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत सन 1962 में किस विश्वविद्यालय में हुई थी? इसका सही आंसर है दिल्ली में हुई थी। भारत में पत्राचार शिक्षा के प्रथम प्रेरणा स्रोत कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कथन स्टेटमेंट बेस्ड है। कथन ये है, शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता, वरन उन्हें खोजना पड़ता है। ये कथन किसका है? ये कथन टार्सन हुसैन का है, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है सिडनी प्रेसी के द्वारा किया गया। कथन: शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत अनुप्रयोग का एक रूप है। ये कथन किसका है? ये कथन डिस्को महोदय का है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। शैक्षिक तकनीकी के कितने उपागम बताए गए हैं? शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय अभिक्रमित अधिगम संगठन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1966 में की गई। उत्तर प्रदेश में ऑडियो कैसेट्स के द्वारा शिक्षा देने की योजना किस वर्ष बनाई गई? इसका सही आंसर है 1993 में बनाई गई। भाषा प्रयोगशाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? भाषा प्रयोगशाला का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया। संप्रेषण वास्तव में विचारों का आदान प्रदान है, ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में संप्रेषण के 2 चैनल काम करते हैं, ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रेषण तकनीक के शिक्षण उपकरणों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर है 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। और उत्तर को देखें तो उत्तर में 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है कोमल उपागम, जिसे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है कठोर उपागम, जिसे हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। तो ये 2 तरह के उपागम हैं। ये संप्रेषण तकनीक के शिक्षण उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण प्रक्रिया का एक जीवंत साधन है क्या? रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, दूरदर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूरदर्शन शिक्षण प्रक्रिया का एक जीवंत साधन है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 43, शिक्षण करते समय छात्रों की श्रवण और दृश्य इंद्रियां एक साथ निम्न में से किसमें सक्रिय रहती हैं? जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसमें है सीडी द्वारा, रेडियो द्वारा, ग्रामोफोन द्वारा। तो ग्रामोफोन और रेडियो में केवल ऑडियो होता है, विजुअल नहीं होता है, और सीडी में दोनों चीजें उपलब्ध रहती हैं, ऑडियो भी रहता है और विजुअल भी रहता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत किस सन में हुई? भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत 1961 में हुई। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका सही आंसर है 45वें अनुच्छेद में, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 46 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किस शिक्षा से है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। तो इस पार्ट में हमने 46 क्वेश्चन तक हमने एमसीक्यू कवर किए हैं। ये सेमेस्टर 6 बी एजुकेशन के बच्चों के लिए है और पेपर का नाम है न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो इस तरह से ये लेक्चर 20 है और पार्ट 2 है, जिसमें हमने 46 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। एक पार्ट अभी और बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे, करीब 80 क्वेश्चन तक इस पेपर में भी कवर कर लेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। बोलो। और अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दें, शेयर करें, जिससे कि आगामी परीक्षा में वो इसका लाभ उठा सकें।